तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा क्लास है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने ऐसे तो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज के क्लास में मैं क्या करूँगा कि जो वायसराय से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं जिन वायसरायों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को इसमें मैंने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। और उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या 10 से 11 ऐसे वायसराय हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो मैंने उन्हीं को इसमें क्या किया है, ऐड किया है। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से क्या करूँगा, आपको उन सारे वायसरायों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा जितने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो फिर मैं चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल में पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको दे देना चाहता हूँ हमारे वायसराय के बारे में, ताकि जिनको शॉर्ट देखना हो वो शॉर्ट देख ले, जिनको फिर लॉन्ग टर्म से पढ़ना हो फिर वो लॉन्ग टर्म से पढ़ें, जैसी जिनकी मर्जी हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट वायसराय हैं, ठीक है, वो है हमारे भैया रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, इनका शासनकाल क्या है, 1757 से 1760। बीच में ये हट जाते हैं, ठीक है। फिर इनका 1765 में फिर ये आते हैं, फिर यहाँ 1765 से 1767 तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। 2 बार ये आते हैं। तो इनसे पहला ही क्वेश्चन है कि क्योंकि उस टाइम बंगाल से सब कुछ हो रहा था, इंडिया से नहीं हो रहा था, ठीक है। तो पूछा है कि बंगाल का पहला गवर्नर तो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। इन्होंने आते ही क्या किया था, डुअल गवर्नमेंट्स, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट्स मतलब द्वैत शासन को इन्होंने लागू किया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन को लागू किया था। और फिर 1757 में क्या करते हैं, इन्हीं के शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण घटना है, क्या, प्लासी का युद्ध किनके शासनकाल में हुआ था, मतलब किन गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर थे, ठीक है। फिर इन्हीं में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इन्हीं के कार्यकाल में 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध भी होता है, रॉबर्ट क्लाइव। और 1765 में इलाहाबाद की संधि भी होती है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि होती है, किनके बीच होती है, तो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच क्या होती है, संधि होती है। शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच क्या होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 4 और 5, इससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये पहला गवर्नर भी है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और प्लासी का युद्ध भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बक्सर का युद्ध भी, और इलाहाबाद की संधि भी, ठीक है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट घटनाएं जिससे रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल से क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा। दूसरे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है क्या, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक था, 1772 से 1785 तक था इनका शासनकाल, ठीक है। इनके शासनकाल में इन्होंने आते ही क्या किया, मतलब इनके कार्यकाल में इन्होंने आते ही क्या किया कि जो ये क्लाइव ने द्वैत शासन लागू किया था, इन्होंने खत्म कर दिया इसको 1772 में। मतलब खुद ही ला रहे हैं, खुद ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोलूं, तो खत्म कर दिया 1772 ईस्वी में। फिर उन्होंने क्या किया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। याद रखिएगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। और हुआ क्या कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो क्या हुए, गवर्नर से क्या हुए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। क्या बन गए, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अगर पूछेगा कि बंगाल का आखिरी गवर्नर, ठीक है, तो वो होगा वॉरेन हेस्टिंग। और बोलेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो वो भी होगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नर थे, फिर 1773 में रेगुलेटिंग में पास हुआ, उसके बाद क्या हुए, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। कब हुई थी, 1774 में। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में, ठीक है। किनके कार्यकाल में, तो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो थे लॉर्ड एलिजा एम्पे। लॉर्ड एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस के रूप में आते हैं, ठीक है। और ये वॉरेन हेस्टिंग ने और कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें की थी, जैसे कि मदरसा, जो अभी भी आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने मदरसा की स्थापना करवाई थी, ठीक है।
मदरसा की स्थापना। और संशोधन अधिनियम जो होता है, ठीक है, 1781 ईस्वी में इन्होंने ही लाया था, या फिर कहे तो इन्हीं के कार्यकाल में आया था। क्या? संशोधन अधिनियम। अभी तो काफी सारे जो संविधान संशोधन, ये सारे संशोधन होते ही रहते हैं, लेकिन संशोधन अधिनियम जो था 1781 में इन्हीं के कार्यकाल में आया था, ठीक है। फिर इनकी एक और महत्वपूर्ण घटना है इनके कार्यकाल की, 1784 में क्या आता है? पीट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीट्स इंडिया एक्ट आता है, इसको नोट पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। 1784 में क्या आता है? पीट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। उसमें होता क्या है? पीट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आता है कि जो व्यापार, ठीक है, व्यापार और शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग कर दिया जाता है। पहले क्या था कि व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी और जो शासन का कार्यभार था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभाल रही थी। लेकिन 1784 में जो पीट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि व्यापार और प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये इम्पोर्टेंट है। अगर पूछेगा आपसे कि वो कौन सा कौन सा गवर्नर जनरल था, ठीक है, जिसे महाभियोग करके हटा दिया जाता है, ठीक है, या हटा दिया गया था, तो वो था, क्या था हमारा? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग इकलौता एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको क्या किया गया था? महाभियोग करके हटा दिया गया। जैसे राष्ट्रपति होते हैं ना, उनको महाभियोग करके हटाया जाता है, ठीक है, वैसे ही इनको क्या किया गया था? महाभियोग करके वॉरेन हेस्टिंग को, इकलौते ऐसे थे गवर्नर जनरल जिनको महाभियोग करके हटा दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका शासनकाल है 1786 से 1793, ठीक है, 1786 से 1793। इन्होंने सबसे पहले आते क्या करते हैं? स्थायी बंदोबस्त लागू करते हैं, ठीक है। पूछेगा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। फिर 1773 में क्या आता है? चार्टर एक्ट पास होता है इन्हीं के कार्यकाल में। और चार्टर एक्ट पास होने के बाद यही जो है कॉर्नवालिस क्या करते हैं? इंडियन सिविल सर्विस की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस कहाँ होता था? वो कहाँ? लंदन में होता था, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस की क्या होती है? शुरुआत होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही, ठीक है। और इनको अगर बोला जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? सिविल सर्विस डे भी मनाते हैं, ठीक है। सिविल सर्विस डे मनाते हैं 21 अप्रैल को। तो क्या होता है? चार्टर एक्ट पास होता है 1793 में। उसके बाद क्या होता है कि इंडियन सिविल सर्विस क्या होता है? स्टार्ट होता है, जो कि होता था कहाँ? पहले लंदन में होता था, ठीक है। और 21 अप्रैल को हम लोग मनाते भी हैं इंडियन सिविल सर्विस डे। फिर हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं लॉर्ड वेलेंजली। लॉर्ड वेलेंजली आते हैं, इनका कार्यकाल है 1798 से 1805, ठीक है। 1798 से 1805 यह कार्यकाल है। यह क्या करते हैं? सहायक संधि करते हैं लागू, ठीक है। यह सहायक संधि, ये कार्यकाल में सहायक संधि होती है, ठीक है। सहायक संधि होती थी कि जैसे कि क्या होता है कि किसी दूसरे जो उस टाइम थे प्रांत, ठीक है, जो मतलब स्वतंत्र शासक थे, उनसे क्या होती थी कि संधि हो जाती थी, या प्यार से या फिर जैसे कि अपने क्षेत्र को हो सके तो बढ़ाने के लिए या फिर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये करते थे संधि, ठीक है। और ये तो इनकी एक चाल ही थी। होता है ना कि मार से नहीं कोई चीज मान रहा है तो प्यार से करवा लो उससे। प्यार से क्या होता है ना कि प्यार से अगर कोई मतलब लड़ाई झगड़े से काम आपके बन नहीं रही है, ठीक है, तो अगर प्यार से आप काम करवा रहे हैं, प्यार से आप उसको दो गाली भी आप उसको दे दोगे तो वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर लड़ाई हो रहा है और आप प्यार भरे बोल भी बोलेंगे तो उसको कड़वा लगेगा, ठीक है। तो क्या होती है? सहायक संधि करते हैं। और सहायक संधि करने वाले राज्य सब 3 राज्य हैं। सबसे पहले कौन करता है? सबसे पहले हैदराबाद कर लेता है सहायक संधि, उसके बाद मैसूर करता है, उसके बाद तंजूर करता है। तो ये 3 ही थे राज्य जो क्या करते थे, ये थे सहायक संधि इन्होंने किया था, ठीक है। और लॉर्ड वेलेंजली के ही कार्यकाल में क्या होता है? दिल्ली पर पूर्णतः अधिकार कर लेते हैं सब। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं निंजा टेक्निक। सहायक संधि करते हैं, फिर क्या करते हैं? दिल्ली पर पूर्णतः अधिकार कर लेते हैं।
और फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने ही करवाई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने ही करवाई थी। ठीक है, तो ये 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं 5वां लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं, उनका शासनकाल है 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो प्रथम का क्या करते हैं, आते ही सबसे पहले 1809 में अमृतसर की संधि करते हैं। किनके बीच होता है, मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में कब होता, क्या होता है, अमृतसर की संधि होती है 1809 में। ठीक है, फिर 1813 में क्या होता है, चार्टर एक्ट पास होता है। ठीक है, चार्टर एक्ट पास होता है और इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापार शक्ति को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ 2 ही ऐसे व्यापार थे जिनको छोड़कर, जैसे कि चाइना के साथ व्यापार, इनको छोड़कर, और चाय का व्यापार, इनको छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापार को छीन लिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा था, ठीक है, यहाँ पे कि पीट्स इंडिया एक्ट आता है तो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या होती है, व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया जाता है 1784 में। और यहाँ पे 1813 में क्या आता है, चार्टर एक्ट पास करता है जिसके द्वारा क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापार शक्ति को खत्म कर दिया जाता है, बस 2 व्यापार को छोड़कर, एक चाय का व्यापार और एक चाइना से व्यापार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट घटनाएं थी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, कार्यकाल में। ठीक है, फिर हमारे 6ठा आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका शासनकाल है 1828 से 1835। ठीक है, 1828 से 1835। 1833 में क्या करते हैं, चार्टर एक्ट पास करते हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट पास ये नहीं करते, मतलब चार्टर एक्ट इनके कार्यकाल में पास होता है और इससे होता क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, वो भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। आई बात समझ में? चार्टर एक्ट पास होता है 1833 में और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो क्या बन जाते हैं, भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है तो क्या होता है, बंगाल का गवर्नर क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। कौन, वॉरेन हेस्टी। ठीक है, बनता है। और यहाँ पे क्या होता है, चार्टर एक्ट पास होता है तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पूछेगा अगर कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, अगर पूछेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वो भी होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके बाद क्या होता है, चार्टर एक्ट के बाद, ठीक है, बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है 1833 में जो आया था। और उसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जितने भी अधिकार थे, व्यापार के जितने भी अधिकार थे वो खत्म कर दिया जाता है। और इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही लॉर्ड मैकेले की सिफारिश पर क्या होता है, इंग्लिश को जो होता है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाती है। ठीक है, बना दी जाती है। लॉर्ड मैकेले के सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में क्या होता है, इंग्लिश को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाती है। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार की प्रथा को भी खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस टाइम पे होता है कि ये सारे जो राजाएं थे वो क्या थे कि फूट डालो और शासन करो, ये सारी नीति अपनाते थे। इनको कोई लेना देना नहीं था, हम लोगों से लेना देना नहीं था, इन लोगों को सिर्फ लेना देना था। ठीक है, यहाँ की जो भारत की जो संपत्ति है अपने शासन की, जो इनके जो शासन कर रहे थे, क्योंकि पहले से लेकर आज तक अभी भी आप देखेंगे, भले ही हमारा देश आजाद हो गया है लेकिन हुआ क्या है कि अभी भी हम क्या है, कई सारे ऐसे नेता हैं जो पॉलिटिक्स के नाम पर बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पॉलिटिक्स के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसे कर देते हैं, जैसे भड़काऊ भाषण दे देते हैं, बहुत सारी चीजें कर देते हैं बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए। क्यों कुर्सी बचाने के लिए? कुर्सी से क्या मतलब, कुछ उनको थोड़ी कुछ मिलने वाला है कि ऊपर से या अप्सराएं उतरेगी, उनको फूलों से नहलाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। वो सिर्फ किस लिए, पैसे के लिए। ठीक है, कई सारे ऐसे नेता हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं सरकार में क्या हो रहा है, जीडीपी किधर जा रहा है, क्या हो रहा है,
हमारा लिटरेसी रेट का कितना नीचे गिर रहा है, कोई लेना देना नहीं, उनको बस लेना देना अपने कुर्सी से। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक भाषण सुन रहा था, मतलब यूट्यूब पे होता है ना सर्च में, तो सर्च मेरे सर्च इंजन में आ गया एक महबूबा मुफ्ती का भाषण, ठीक है। महबूबा मुफ्ती का भाषण, वो हमारी चचिया जान, वो आंटी का अंटीना लगता है ना एकदम खराब हो गया है। क्या हो गया वो आंटी का अंटीना खराब हो गया, वो सही डायरेक्शन में पकड़ नहीं रहा है। वो क्या बोल रही है भाषण में कि भारत को जो तालिबान जिन्होंने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, आप लोग जानते होंगे, तो बोल रही है कि भारत को उनसे मतलब सीखना चाहिए। और कश्मीर में यह भाषण दे रही है, समझ रहे हैं आप, कश्मीर में भाषण दे रही है कि भारत को क्या करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, मतलब कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी और कंट्री का एग्जाम्पल दे रही है, वो हमारे कंट्री, मतलब हम लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, कश्मीर छोड़ देना चाहिए उनके हिसाब से, ऐसा वो बोल रही है, ठीक है, कि हमको डरना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आंटी का तो अंटीना और खराब है, ठीक है। हम आंटी को बता देना चाहते हैं कि अगर वो आंटी यही भाषण अभी अफगानिस्तान में देती ना, तो उस आंटी का अंटीना क्या करते तालिबान वाले लोग, अंटीना खराब नहीं होता, अंटीना तोड़ ही देते। अब आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो भड़काऊ भाषण दे रही है किसके लिए, अपने कुर्सी बचाने के लिए। उनको मतलब तो है नहीं, लेना देना तो है नहीं उनके कंट्री से, उनके कंट्री में कौन सा शासन चल रहा है, उनको क्या लेना देना है, उनको बस लेना देना है अपनी कुर्सी बचाने से। जहां एक थोड़ा सा मौका मिला, ठीक है, मतलब थोड़ा सा छेद मिला, तो उसमें उंगली डाल के उसको और फाड़ दो, ठीक है, ये उनका है, कुर्सी बचाना है। अब उनको हम बता देते हैं, ठीक है। सुनिए आंटी जी, देखिए आप, तालिबान में पता है हुआ क्या, अब होगा क्या, अब बताते हैं। जैसे कि अब उन्होंने भाषण दिया इसे, ठीक है, भाषण दिया ना, भड़काऊ भाषण दिया इंडिया के खिलाफ, तब उससे होगा क्या कि अगर वो आंटी जी भाषण देती ना तालिबान में, ठीक है, तो उनका जीभ काट लिया जाता है। अभिव्यक्ति का जो अधिकार है ना, हमारा मूल अधिकार, उसका सबसे ज्यादा मिसयूज ना इसी टाइप के लोग करते हैं, ठीक है, इसी टाइप के लोग करते हैं। अब जैसे आप बताते हैं, अगर आपको मतलब आपको कॉमेडियन है, जैसे भारत में भी होता है बहुत सारे कॉमेडियन जो क्या करते हैं, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ मतलब कॉमेडी में हमारे देवी देवताओं के ऊपर भी टिप्पणियां करते हैं, मैंने बहुत सारा देखा भी है। अब जैसे उन्होंने टिप्पणी की, ठीक है, कि भगवान देवी देवताओं के खिलाफ चाहे कुछ भी, ठीक है, तो उनको क्या हुआ, उनको कानूनी कार्रवाई होगी, ज्यादा 1 महीना की जेल हुई होगी, चाहे होगी। लेकिन आप तालिबान में ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप कॉमेडी के नाम पर कुछ टिप्पणी भी करते हैं, ठीक है, टिप्पणी करते हैं, तो क्या होगा, आपका हमेशा के लिए टिप्पणी करना बंद कर दिया जाएगा, मतलब आपको निपटा दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे कि जैसे इंडिया में आप होता है कि चलो बच्चा डांसर बन गया, अगर आपके दिमाग में है कि हम डांसर, तालिबान में रह के हम डांसर बन जाएंगे, तो अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो नहीं बन सकते, ये बैन है, डांसर आप नहीं बन सकते, बैन है, ठीक है। फिर क्या होगा कि अगर आपको सिंगर बनना है तो आप सिंगर भी नहीं बन सकते, ये भी बैन है, आप सिंगर भी नहीं बन सकते, ये भी बैन है, ठीक है। अगर आपको लगे कि अरे यार इतना सब कुछ तो हो गया, चलो हम क्या करते हैं कि हम सरकारें बदल देते हैं, ठीक है, सरकार बदल देते हैं, दूसरा सरकार है, जैसे इंडिया में होता है ना कि चलो अरे यार कितना लगता है कि अरे यार नीतीश कुमार सही से काम नहीं कर रहा है, या मोदी सही से काम नहीं कर रहे हैं, चलो अगला इलेक्शन में क्या करेंगे, हम सरकारें चेंज कर देंगे, वोट आएगा। तो वहाँ वोट भैया कुछ नहीं होने वाला, वोट भी वहाँ क्या है, इलेक्शन भी वहां नहीं होगा, इलेक्शन भी वहां नहीं होने वाला। अब जो भी है वही है, कोई इलेक्शन नहीं, जो है हम ही हैं, मतलब जो तालिबान के जो वहां हैं, जो बनेंगे, जो भी हैं, जो है वही है, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, कुछ इलेक्शन नहीं होने वाला, सारा चीज बैन है, ठीक है। तो टेलीविजन तक बैन है, टेलीविजन तक बैन है, नेट इंटरनेट तक बंद है। क्यों कि इंटरनेट देख के क्या करेंगे, उनका दिमाग खुलेगा, या फिर वो बच्चे क्या होंगे, वो ज्यादा क्या होंगे, उजागर हो जाएंगे, सारी चीज नहीं है। और इनके विरोध में क्या कर रही है, मतलब इनका एग्जाम्पल देख क्या कर रही हैं, हमारे चचिया जान महबूबा मुफ्ती क्या कर रही हैं कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं इंडिया में कि इंडिया को उनसे सीखना चाहिए। मतलब इनका अभी अक्ल अभी क्या, मतलब क्या बोले, इनका अक्ल अभी सही जगह पे नहीं है। अरे भाई इंटरनेट बंद है, आप डांस नहीं कर सकते, आप सिंगिंग नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, आप म्यूजिशियन नहीं बन सकते, आप टेलीविजन नहीं देख सकते, आप इंटरनेट का फायदा नहीं उठा सकते, आप इलेक्शन करके अपने सरकार को बदल नहीं सकते, और उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या बोले, मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी।
कुछ भी कर लेना है कुर्सी के लिए, है कि नहीं। छोड़िए अब पब्लिक तो है बेवकूफ़ नहीं, क्या करेगी पब्लिक, बेवकूफ़ थोड़ी है, सब देख रही है, सब जान रही है, पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है, तो ये मैं फ्लो में ये बता गया। चलिए अब इसके बाद हम कुछ वायसराय और देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, कुछ और गवर्नर जनरल देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे बंगाल के गवर्नर जनरल बने, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल क्या बने, भारत के गवर्नर जनरल बने। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख लिया है। अभी तक हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक तक क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट भारत के गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके कार्यकाल में कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी वो भी हम देखेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे बंगाल के इंडिया के गवर्नर जनरल से फिर वो इंडिया के वायसराय में कन्वर्ट हुए, फिर इंडिया के वायसराय बने। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लॉर्ड विलियम बेंटिक तक देख लिया था, अब आगे देखते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आते हैं, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे, तो भारत के गवर्नर जनरल आते हैं, वो हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ये क्या करते हैं, लॉर्ड डलहौजी आते ही क्या कौन सी नीति लागू करते हैं, हड़प नीति लागू करते हैं। हड़प नीति लागू करते हैं। हड़प नीति वो नीति थी, मतलब जिस राज्य के शासक की कोई संतान नहीं होती थी, ठीक है, तो उसके राज्य को क्या कर लेते थे ये लोग, हड़प लेते थे, या फिर बोलते थे कि उसका कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य क्या होगा, वो ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश राज के अंदर आ जाएगा, यानी अंग्रेजों के अंदर आ जाएगा, ऐसा ये करते थे। तो इसको हड़प नीति कहा जाता है। ठीक है, तो इसने क्या किया था, सतारा को भी कब्जे में कर लिया था, उदयपुर भी कब्जे में कर लिया था, और नागपुर को भी कब्जे में कर लिया था, और झांसी को भी कब्जे में करना चाहते थे, जो कि आपकी झांसी की रानी के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो झांसी की रानी, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, और उनका जो बच्चा था वो काफ़ी छोटा था, काफ़ी छोटा। तो झांसी की रानी से क्या कहते हैं अंग्रेज कि आपका तो कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो अब ये राज क्या होगा, ब्रिटिशों के अंदर आएगा, या फिर उनको कि अब ये हमारा राज्य है, इनको हम मतलब उनके राज के अंदर आ जाएगा। तो झांसी की रानी इसके लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद काफ़ी युद्ध भी हुआ। इसके बारे में हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि झांसी की रानी के बारे में आप सब लोग जान रहे हैं, कोई ये बताने वाली चीज़ नहीं है। तो ठीक है, किन किन राज्यों को क्या करते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, सतारा को, उदयपुर को, झांसी को और नागपुर को, हड़प नीति के अंतर्गत। फिर लॉर्ड डलहौजी ने ही जो शिमला है, ठीक है, शिमला क्या करते हैं, ये समर कैपिटल बनाता है। ठीक है, क्या किया लॉर्ड डलहौजी ने, शिमला को क्या किया, समर कैपिटल बनाया। ठीक है, समर कैपिटल। लॉर्ड डलहौजी ने ही 1853 में क्या किया था, IAS एग्जाम स्टार्ट करवाई थी। क्या की थी, IAS जो एग्जाम अभी आप लोग देते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, IAS का एग्जाम क्या किया था, स्टार्ट करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, IAS का एग्जाम स्टार्ट करवाया था, और इसी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को ही पहला पैसेंजर ट्रेन चलाया गया था। क्या किया था, 1853 में पहला पैसेंजर ट्रेन चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से थाने तक। ठीक है, पहला पैसेंजर ट्रेन चलाया गया था बॉम्बे से थाने तक। और इनके कार्यकाल में देखते हैं इंपॉर्टेंट घटनाएं। 1856 में क्या करते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं लॉर्ड डलहौजी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाते हैं। अधिनियम ला रहा है, एक्ट नहीं ला रहा है, एक्ट आगे आएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट आगे आएगा। ये क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, 3 जगह पे यूनिवर्सिटी का भी निर्माण करवाते हैं, एक बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में। ठीक है, करवाते हैं। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, टेलीग्राम सर्विस की शुरुआत की थी। ठीक है, टेलीग्राम जो पोस्ट ऑफिस होता है, मतलब पोस्ट जो चिट्ठी नहीं पहुंचाता है, आप देखते हैं पोस्ट ऑफिस, तो टेलीग्राम सर्विस की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी ने ही करवाई थी। ठीक है, तो इसके कार्य में ये सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या क्या है, शिमला को इन्होंने समर कैपिटल बनाया, हड़प नीति के अंतर्गत सतारा, उदयपुर, झांसी और नागपुर को भी क्या कब्जे में कर लिया। 1853 में इन्होंने क्या किया, IAS की एग्जाम के स्टार्ट शुरू की, और इन्हीं के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 में पहला पैसेंजर ट्रेन भी चलवाया गया बॉम्बे से थाने तक। थाने भी बॉम्बे में ही आता है, महाराष्ट्र के अंदर ही आता है। ठीक है,
इन्होंने 1856 में क्या किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, टेलीग्राम सर्विस की भी स्टार्ट करवाई, ठीक है, शुरुआत करवाई, ये सारी चीज़ें इन्होंने करवाई। उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट आते हैं, इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल भारत के, वो है लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल क्या है, 1856 से 1862, ठीक है, 1856 से 1862। क्या करते हैं, विधवा पुनर्विवाह एक्ट इन्होंने ही बनाया। क्या किया, ये अधिनियम लाए और ये एक्ट उनको बनाया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट ये कार्यकाल में बनाया गया। इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 का जो क्रांतिकारी विद्रोह है, ठीक है, 1857 का क्रांतिकारी विद्रोह ये लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में आया था, हुआ था मतलब, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज, और इनसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इनके मतलब कार्यकाल में लॉर्ड कैनिंग के, कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके तहत होता क्या है, इसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम वायसराय ऑफ इंडिया। अब क्या होता है कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, वो भारत के वायसराय बन जाते हैं, ठीक है। तो कौन थे, अगर पूछा कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय तो भी क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल में क्या किया था, क्या हुआ था, 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता आई थी। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1861 में इन्हीं के कार्यकाल में ही आई थी, ठीक है। देखिए देखो, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ गया, एक्ट भी आ गया, विधवाओं को अधिकार तो दिया गया है। मैंने ये नहीं बोल रहा कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, क्या विधवाएं, जो विधवा होती है, जिनके मतलब हस्बैंड नहीं रहते हैं, डेड कर जाते हैं, जो विधवा होती है, उनको क्या वो अधिकार मिल रहा है कि उनको ये मिल रहा है अधिकार कि हाँ वो विवाह कर सकती है। अरे यहाँ कोई लड़की है ना, कोई लड़की मतलब अपनी इच्छा से विवाह कर रही है या करना चाहती है, तो उस पर लोग अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। तो विधवा को तो विवाह करना सिर्फ नियम बनाने से नहीं हो जाता, ठीक है, सिर्फ नियम आप बना दिए उससे नहीं होगा, आपको उसको उसके जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, हर चीज समस्या को उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। सिर्फ नियम बनाने से क्या होगा, नियम तो बहुत सारे बन गए हैं, ठीक है, बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होगा तब ना। नियम बनते हैं, फिर उनको लागू नहीं किया जाता है, मतलब उनको फॉलो नहीं किया जाता है। तो अधिनियम तो विधवाओं को छूट है कि हाँ वो पहले के था, विधवाएं की उनको मतलब रीति रिवाज के साथ रहना चाहिए था, व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए था, ये सारी चीजें, इन सब चीजों में छूट मिली है कई हद तक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम छूट ही नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन उतनी छूट नहीं मिली है जैसे कि विधवा विवाह कर सकती है। तो आप अपने दिल से पूछिए, क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या सच में कर सकती है, सच में कर सकती है। अगर वो करना भी चाहे ना, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो उसको इतना मतलब टॉर्चर करेंगे मेंटली कि वो करना भी चाहेगी या फिर वो सही डिसीजन भी लेना चाहेगी तो वो नहीं ले पाएगी। ऐसा होता है, ठीक है। अरे क्या करूं, मेरा घर है ना बस स्टेशन के बगल में है, तो ये बजते रहता है हॉर्न वगैरह, ठीक है। और 1862 में क्या हुआ था, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, भारत का विभागीकरण किया था, भारत का विभागीकरण 1862 में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट आते हैं, क्योंकि अब तो गवर्नर जनरल नहीं हुए, अब तो वायसराय हो गए, ठीक है। तो जो वायसराय थे भारत के, वो कौन थे, लॉर्ड रिपन। यह कार्यकाल क्या था, 1880 से 1884, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम आया था, ठीक है, फर्स्ट मतलब फैक्ट्री अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम इन्हीं के शासनकाल में आया था, इन्हीं के कार्यकाल में आया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 1882 में इन्होंने क्या किया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, ठीक है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। और 1878 में, ठीक है, ये तो मैं पहले पढ़ा गया, लेकिन 1878 में इन्हीं के कार्यकाल में वेनाकुलर प्रेस एक्ट आया था। क्या आया था, वेनाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं काल में आया था, लेकिन ये लॉर्ड रिपन ने नहीं लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था वेनाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसमें हुआ क्या था,
कि जो न्यूज़ पेपर थे उनको क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था। क्योंकि न्यूज़ पेपर भी उस टाइम पे आप स्वतंत्र नहीं, मतलब स्वतंत्रता के खिलाफ वो बोल रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ वो बोल रहे थे। तो इनसे क्या होती, जनता जो थी वो जागरूक हो रही थी धीरे धीरे, और उससे क्या हो रहा था, बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड लिटन ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत न्यूज़पेपर को क्या किया, बैन कर दिया गया। बल्कि वो ज़्यादा दिन तक बैन रहा नहीं, उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ, प्रेस बंद हुआ था तो उसके खिलाफ भी, समाचार जो पत्र होते हैं उनके खिलाफ भी आंदोलन हुआ था। तो फिर रिपन ने क्या किया, फिर उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको क्या कहते हैं, समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया कि देखिए, चाहे अब उस टाइम का बात हो, मैं दोनों को मिला नहीं रहा है, लेकिन अभी भी आप देखते होंगे कि किसी जगह पे या कोई, मतलब अब कश्मीर का भी एग्जांपल ले लीजिए। कश्मीर पे अगर कश्मीर को मतलब 370 जब हट रहा था तो वहाँ के नेट वगैरह ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। कई मतलब जब भी कोई ऐसा देश जहाँ पे ऐसी जो कुछ लोग होते हैं, क्या जिसको बोलते हैं, क्या बोले उसको, मतलब जो उस टाइप के लोग होते हैं जो ये करते हैं, मतलब अशांति फैलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसी भी राज्य में, तो क्या किया जाता है, उस एरिया को क्या कर दिया जाता है, उस एरिया भर में नेट को और ये सारे समाचार पत्र को, ये सब टीवी वगैरह सब क्या कर देता है, बैन कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा उस टाइम में भी हुआ था, ठीक है। क्योंकि वो तो अंग्रेज तो क्या कर रहे थे, मतलब जो उस टाइम में न्यूज़पेपर क्या कर रहे थे, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ यानी अपनी आज़ादी के लिए कर रहे थे। लेकिन समस्याएं तो अंग्रेजों के लिए तो उसी टाइप की थी, क्योंकि उनके खिलाफ वो बोल रहे थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत कर रहे थे, जो आंदोलन करते थे वो गलत कर रहे थे, ये नहीं, मैं मतलब एक घटना से आपको मिला रहा हूँ कि ऐसा होता है। किसी भी राज्य में ले लीजिए, जब ऐसे होगा घटनाएं, मतलब जो आंदोलन होते हैं और सरकार के खिलाफ बोला जाता है, सरकार के खिलाफ बोलेगा तो सरकार के समर्थन में बहुत सारे आते हैं और उससे दंगे वगैरह हो जाते हैं। तो अगर धार्मिक दृष्टि से ये सारी चीज़ें होती है या फिर सरकार के विरुद्ध के लिए भी होती है, तो और काफ़ी जो मैटर है काफ़ी बढ़ जाता है, तो वहाँ की नेट वगैरह और टीवी वगैरह क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। ये मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आंदोलन हो रहे थे वो गलत थे। तो फिर क्या करते हैं, रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देते हैं। और फिर 1872 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, इसलिए मैं बता देता हूँ कि 1872 में लॉर्ड मायो ने क्या की थी, जनगणना की शुरुआत की थी, ठीक है। लॉर्ड मायो ने 1872 में क्या की थी, जनगणना की शुरुआत की थी। और किनके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, इसलिए मैं लॉर्ड मायो के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मायो ने क्या था, जनगणना की शुरुआत की थी। और जो नियमित ढंग से जनगणना की शुरुआत की, नियमित ढंग से, वो 1881 में हुई थी, नियमित ढंग से जनगणना की शुरुआत, ठीक है। स्टार्ट कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मायो ने की थी। और जो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 में हुई थी, जनगणना। तो ठीक है, अब पूछा कि जनगणना के जनक किसको कहते हैं, तो वो लॉर्ड मायो को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि शुरुआत इन्होंने की थी, तो जनगणना के जनक इन्हों कहते हैं, तो लॉर्ड मायो कहते हैं। और हंटर कमीशन था, हंटर कमीशन इन्हीं कार्यकाल में आया था। और कहा जाता है कि ये एजुकेशन को, मतलब भारत के उस टाइम के एजुकेशन को सुधारने के लिए हंटर कमीशन को लाया गया था। अब मैं क्या बोलूं, अब इस टाइम पे देश तो आज़ादी के लिए लड़ रहा था, ठीक है, देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, ठीक है। जितने बुजुर्ग थे, जितने आंदोलनकारी थे, युवा वर्ग के भी जो पीढ़ी थे वो भी जागरूक हो गए थे, वो भी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। और युवा जो मतलब उस टाइम के जो थे, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो सभी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनका घर बार तो सही से चल नहीं रहा था, ठीक है, घर भी चल नहीं रहा था सही से। तब ये बताइए कि जब सबका ध्यान आज़ादी की तरफ है, तो ये हंटर कमीशन जो एजुकेशन यानी भारत को जिनको सुधारने के लिए लाया गया था, ये किस मोटो से लाया गया था, मतलब इसका क्या मतलब यहाँ पे अर्थ निकलता है, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं मानता हूँ कि हंटर कमीशन जो भारत की उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम थी, एजुकेशन सिस्टम तो आज तक अच्छी नहीं है, पहले की तो बात ही हटा, जब हम आज़ाद हो गए हैं तब भी तो एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है, तो उस टाइम तो हम लोग गुलाम थे, है कि नहीं। तो ये लाया गया। युवा वर्ग तो आज़ादी के लिए भगत सिंह, ये सारे बहुत, सुखदेव, ये सारे तो युवा ही थे ना, 24-25 साल के थे। तो ये सब तो पढ़ाई से, मतलब पढ़ाई की तरफ नहीं, इनका ध्यान की तरफ अपने देश की तरफ था, आज़ादी की तरफ था। तो ये देश के लिए एजुकेशन सिस्टम क्यों लाया गया था, मुझको नहीं समझ में आया। ये आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद कौन आते हैं, लॉर्ड कर्जन, ठीक है।
इनका कार्यकाल क्या है, 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल है। और इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हो गया था, बंगाल का बंटवारा हुआ था। ठीक है, बंगाल का बंटवारा हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। और इन्हें ने ही, लॉर्ड कर्जन ने ही क्या किया था, नेचुरल डिजास्टर कमीशन क्या की थी, शुरुआत की थी। यह स्टार्टेड नेचुरल डिजास्टर कमीशन, इन्होंने नेचुरल डिजास्टर कमीशन की शुरुआत की थी। ठीक है, और पंचायती निर्वाचन क्षेत्र का जनक, मतलब इन्हीं कार्यकाल में पंचायती वगैरह भी हुई थी, तो पंचायती निर्वाचन के क्षेत्र का जनक ये कहा जाता है, मोंटो टू को कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो टू को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे आखिरी आते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वायसराय होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल है 2 साल तक है, 47 से 1948 तक। ठीक है, ये भारत के आखिरी वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय, क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया तो वायसराय की अब जरूरत थी नहीं, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय और आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और अगर पूछे कि पहला, भारत का पहला भारतीय जो है, भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, तो राजगोपालचारी, सिराज गोपाल चारी जो थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल, पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने, और आखिरी भारतीय भी थे जो गवर्नर जनरल बने। सी रामगोपालचारी क्या थे, भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे जो कि भारतीय थे। ठीक है, फिर 1947 में क्या होता है, हमारा देश आजाद हो जाता है, जैसा आप सबको पता है। ठीक है, और लाया जाता है 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट भेजा जाता है, किनके पास भेजा जाता है, ब्रिटिश पीएम के पास भेजा जाता है, क्लाइमेट एटली के पास। ठीक है, और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट को माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारा देश क्या जाता है, आजाद हो जाता है। तो ये सारे वो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, ये सारे थे जो एग्जाम में जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने उन्हीं गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय को इसमें रखा है। और ये भी मतलब मैंने ये भी बताने का कोशिश किया है कि कैसे बंगाल के गवर्नर थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बने, फिर भारत के गवर्नर जनरल बने, फिर भारत के वायसराय बने। ये सारी प्रक्रिया को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और उनके मतलब जो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के अंदर में जो कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उनको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, कि ये उतना हार्ड नहीं है, ऑब्वियसली आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगली बार मैं क्या करूंगा कि जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो भी मैं अगली बार मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे एग्जाम जो है वो अब आने वाले हैं और कई सारे का डेट भी निकल गया है। तो जिनको लॉन्ग में नहीं पढ़ना है वो शॉर्ट में पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि शॉर्ट में भी मैं पढ़ा रहा हूँ और लॉन्ग में भी मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा ही रहा हूँ। तो आपको जैसे ईजी लगे आप पढ़ लीजिए। मैं ये पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का 3-4 चैप्टर पढ़ा दिया है। अब वायसराय के बारे में मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो शॉर्ट में जिनको पसंद है वो शॉर्ट में पढ़ लें, और लॉन्ग में जिसको पसंद है उनके लिए मैं लॉन्ग भी पढ़ाऊंगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी, और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अगर आपको क्लास मेरा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आप हम लोगों ने आज का क्लास तो देख लिया, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।